Hi everyone, welcome back to our classroom. Vasudha Singh's spoken English classes. My philosophy: English should be skill, not language. I got a message, comment में भी and कुछ लोगों ने पूछा कि why you used to say कि English should be skill, not language, है ना? So I must make it very clear. मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बहुत बड़े शहर बैंगलोर एंड ऑल एटसेट्रा. आई डोंट वांट टू टेक नेम ऑफ एनी सिटी, बट द प्लेसेस जो आज भी ऐसे गांव हैं, ऐसे कस्बे हैं और ऐसे शहर हैं, दे आर हैविंग गुड एंड रेप्यूटेड स्कूल, कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल है. बट द बिटर ट्रुथ इज दिस कि हमारे बच्चे जब उन्हें नॉलेज लेने का टाइम है ना, जब उन्हें नॉलेज गेन करने के लिए हम स्कूल भेजते हैं ना, तो वो नॉलेज की जगह मालूम किस चीज से फाइट करते रह जाते हैं? वो पूरी स्कूलिंग एटलीस्ट अप टू 10th वो सिर्फ इस बात से लड़ते रह जाते हैं, अपनी भाषा से. उनको समझ नहीं आता. तो मैक्सिमम देखिए, द रूट कॉज हमारा यही है कि हमारे बच्चे लैंग्वेज से, भाषा से लड़ते हैं, क्योंकि हमारी भाषा इंग्लिश नहीं है भाई. हमारी भाषा इंग्लिश नहीं है. हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, हमारी सराउंडिंग हिंदी है, हमारा एनवायरनमेंट हिंदी है. इवन हमारी इंग्लिश की टीचर यूज्ड टू टॉक इन हिंदी. बड़ा से बड़ा आदमी कहीं भी जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहा है, वो हिंदी में ही बात करता है. द वन हु इज नोइंग वेरी वेल एंड इज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, उसको भी हिंदी बोलनी पड़ती है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है ना. तो चारों तरफ हमें हिंदी में ही बात करनी होती है. बट चूंकि बच्चा हमारा क्या होता है, हम सबके बच्चे इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट इज इन इंग्लिश. तो अगर वो प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिलता ना, कुछ देर का एक्सपोजर उसे इंग्लिश में मिला स्कूल में, इवन कुछ वहां पे भी हमने बहुत सारे स्कूल में आई एम नोइंग कि दे आर लैकिंग इंग्लिश. बट तो क्या होता है, घर में भी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, जहां बच्चे जा रहे हैं सराउंडिंग में वहां भी एनवायरनमेंट नहीं है. स्कूल में 4 से 6 घंटे, उसमें भी कंप्लीटली दे आर नॉट इन द एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश, है ना. तो हमारे बच्चे, मुझे लगता है कि दे आर फेसिंग दिस स्ट्रगल, दे आर हैविंग सो मच ऑफ सफरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, है ना. क्योंकि हमारी लैंग्वेज बना दी गई है इंग्लिश, जो कि है नहीं, है ना. तो जिस समय हमें नॉलेज गेन करनी रहती है, हमारे बच्चे फाइट करते रहते हैं भाषा से लड़ने के लिए. हमारे बच्चे तो भाषा से लड़ रहे हैं ना. सो दिस इज बिटर ट्रूथ. तो इंग्लिश, द वन हु लव्स, जैसे हर सब्जेक्ट होता है ना, संस्कृत होता है, सोशियोलॉजी होता है, साइंस होता है, मैथ्स होता है, ऑप्शनल रखते हैं. जैसे आजकल तो देयर इज वन न्यू थिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई कि फॉर बोर्ड्स दे आर गिविंग ऑप्शंस. मैथ्स में वो ऑप्शंस दे रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स. तो दिस इज वेरी गुड स्टेप टेकन बाय सीबीएसई. ये मुझे, दिस इज वेरी एडमायरेबल. आई डू अप्रिशिएट इट. I really appreciate this step. क्यों? क्योंकि जो जरूरत है ना, जिस चीज की जरूरत है और जितनी जरूरत है वो हम प्रोवाइड करें ना. Why to overburden the child, है ना. Why to overburden the child? तो हमारी फिलॉसफी यही है कि इंग्लिश इज मस्ट, इंग्लिश जरूरी है, बट पूरा का पूरा जो आपने एनवायरनमेंट बना के रखा और वो प्रोवाइड आप नहीं करा पाते. आपने इंग्लिश मीडियम कर डाला है स्कूल, बट लुक एट योर टीचर्स. आप खुद अपना एनवायरनमेंट देखिए, क्यों लैकिंग है, क्यों लैग कर रहे हैं हमारे बच्चे, क्यों इतना बड़ा लैग हो रहा है बीच में बच्चों के हमारे. वो सफर कर रहे हैं. बिलीव इट और नॉट, दिस इज बिटर ट्रूथ, है ना. इसलिए मैं कहती हूं कि इंग्लिश एज अ स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना इंग्लिश तो कहीं पीछा छोड़ती नहीं है. तो इट शुड बी स्किल. इतनी होनी चाहिए कि हमें समझ आनी चाहिए, वी कैन स्पीक, है ना. पूरी हमें उस पर थीसिस नहीं लिखनी है ना हमें नॉवेल लिखनी है. हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे होते हैं, द
जिन्हें बहुत अच्छी लगती है, उन्हें पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है, तो फॉर देम इज मोस्ट वेलकम, उनके लिए इस लैंग्वेज है ना। बहुत सारे इंटरेस्टेड होते हैं, हिंदी होने के बावजूद भी इंग्लिश ऑप्ट करते हैं, जैसे इंग्लिश वाले हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, है ना। सो दैट इज व्हाई माय फिलॉसफी इज इंग्लिश शुड बी स्किल नॉट लैंग्वेज, ठीक है, ताकि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे इनफैक्ट जब उन्हें नॉलेज गेन करना है स्कूल में, तो वो नॉलेज गेन करें, ना कि भाषा से लड़ते रह जाएं। कितनी चीजें बच्चे बस भाषा से लड़ रहे हैं, भाषा से लड़ रहे हैं, भाषा से लड़ रहे हैं। सो इंग्लिश शुड बी स्किल नॉट लैंग्वेज, ओके। चलिए, सो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो भाई पार्ट ऑफ सेंटेंस जैसे हम पढ़ते थे, पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ फैमिली, है ना। डिफरेंट चीजों में हमने पढ़ा है डिफरेंट पार्ट्स, है ना। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, सबके अपने प्लांट पार्ट्स होते हैं ना। सो जैसे दिस जस्ट लीव। सो सब्जेक्ट क्या है ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है। सब्जेक्ट क्या होते हैं? शब्द के ऐसे समूह जो इकट्ठा होके एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इसे हम सेंटेंस कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्या थी? सब्जेक्ट भाई हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते थे एंड एंडेड विद फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क और इवन समटाइम्स एलिप्सिस, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो सेंटेंस के पहले लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस के हमारे दो पार्ट होते हैं, ठीक है। वी आर हैविंग टू पार्ट्स इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ओके। सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस बता रहा है, वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग जो बताया जा रहा है वो होता है प्रेडिकेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूं टीचर इज टीचिंग, तो किसके बारे में बताया जा रहा है आप खुद बताइए? एक टीचर के बारे में बताया जा रहा है ना। तो व्हाट इज सब्जेक्ट? तो टीचर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और बाकी उसके बारे में बताया क्या जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि इज टीचिंग, है ना। तो टीचर इज सब्जेक्ट, इज टीचिंग इज अ predicate. For example, the birds are flying, मतलब चिड़िया उड़ रही हैं। सो चिड़िया उड़ रही हैं में किसके बारे में बताया जा रहा है? मैम उड़ रही हैं? चिड़िया उड़ रही है ना। किसके बारे में बताया जा रहा है? चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है। तो जब चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है तो सब्जेक्ट क्या हो गया? चिड़िया, द बर्ड्स। और बाकी जो रिमेनिंग चीज हो गई वो क्या हो गई? प्रेडिकेट। और जो वर्ब होगा वो हमेशा प्रेडिकेट के साथ जाएगा, ठीक है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस लीजिए, XYZ, शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो जमीन पर बैठी है। कौन, किसके बारे में बताया जा रहा है? जमीन के बारे में नहीं, उस लड़की के बारे में बता रहा है। शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, तो किसके बारे में? शी, उस लड़की के बारे में बताया जा रहा। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? शी। बाकी रिमेनिंग इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, प्रेडिकेट। द डॉग्स आर बार्किंग, क्या बोला जा रहा है? कुत्ते भौंक रहे हैं। सो किसके बारे में बताया जा रहा है? भौंकने के बारे में नहीं, कुत्ते के बारे में। द डॉग्स आर बार्किंग, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? डॉग्स के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या बन गया सब्जेक्ट? द डॉग्स। बात समझ में आ रही है? जिस सेंटेंस जिसके बारे में बताता है वो सब्जेक्ट होता है और बाकी रिमेनिंग जो बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट है, ओके। एक्सक्यूज मी। Today I am having low BP. Okay. So this is subject and predicate. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके और बेटर समझते हैं, ओके।
आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं। कौन पढ़ा रहा है? आप पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं दादागिरी कर रही हूं। आई एम टीचिंग, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? मैम के बारे में। आई मेरे बारे में बताया जा रहा है। आई एम द बॉस। तो ये क्या हुआ? व्हाट इज सब्जेक्ट? आई बन गया सब्जेक्ट, और बाकी चीज क्या बन गई? प्रेडिकेट। समझ आया? बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही हैं। अच्छा, एक चीज बताती हूं, चिड़िया और चिड़िया सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस आता है आपको? बहुत लोगों को आता है, बट बहुत लोगों को नहीं आता। चिड़िया और चिड़िया में ये फर्क होता है, देखिए, चिड़िया चिड़िया एक है ना, और प्लूरल जब हम बनाते हैं तो चिड़िया, ठीक, चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अटेंड, मुझे ध्यान आ गया क्योंकि मैं कॉपी करेक्शन के समय मैंने देखा बहुत सारी मिस्टेक्स वाज दिस ओनली। ठीक है, सो चिड़िया चिड़िया, ठीक है, चिड़िया चिड़िया, चंद्र बिंदु। ठीक है, सो चलिए लेट्स कम बैक टू आवर ग्रामर पोर्शन। बर्ड्स आर फ्लाइंग, कौन उड़ रहा है? किसके बारे में बताया जा रहा है? बर्ड्स के बारे में। तो जब बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है मतलब बर्ड्स इज सब्जेक्ट और बाकी आर फ्लाइंग इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट, यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं। किसके बारे में? यू। आप, you is a subject, remaining are listening is a predicate. Yes, wait, tell me, he is going into the classroom, what is subject here? Tell me, don't give me lame excuses, just tell me, he is going into the classroom, what is subject here? किसके बारे में बताया जा रहा है बेटा? he is going into the classroom. So बोलिए ना, why you people hesitate a lot? ठीक है, he is a subject. किसी लड़के के बारे में he किसके लिए यूज होता है? he किसके बारे में यूज होता है? लड़के के लिए हम यूज करते हैं, प्रोनाउन है। ये सब हमने पार्ट ऑफ स्पीच में अच्छे से कवर किया हुआ है ना? he is a प्रोनाउन। नाउन की जगह जब हम कोई शब्द यूज करते हैं तो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़के के लिए, है ना, अगर जैसे देव है, वेद है, ऋषभ है, विकास है, तो वो क्या है? नाउन। और जब हम उसकी जगह ही लिखे, दिस इज प्रोनाउन। ठीक है, तो दिस इज प्रोनाउन। ही इज गोइंग इनटू द क्लासरूम, तो ही इज सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जा रहा है। और बताया क्या जा रहा है ही के बारे में? इज गोइंग इनटू द क्लासरूम, वो क्लासरूम के अंदर जा रहा है। फाइन, चलिए, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, चिड़िया घोंसले बनाती हैं। चिड़िया ढेर सारी, तो सब्जेक्ट इज बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, ढेर सारी बर्ड्स, और बाकी जो रिमेनिंग है बिल्ड नेस्ट, प्रेडिकेट। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा? सेंटेंस के दो पार्ट, है ना? दिस इज सब्जेक्ट, जिसके बारे में बताया जा रहा है विल बी सब्जेक्ट, और बाकी जो रिमेनिंग बताया जा रहा है दैट विल बी प्रेडिकेट। इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है, चलिए। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि सब्जेक्ट सिंगल वर्ड का होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा? आई, बर्ड्स, यू, ही, बर्ड्स, है ना? लेकिन जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा सिंगल वर्ड का ही हो। सब्जेक्ट कुड बी मोर देन वन वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सब्जेक्ट, चलिए उसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट, अ लाउड साउंड, a loud noise at the middle of the night scared me. Scared मतलब डराना। तो बहुत तेज आवाज आधी रात को मुझे डरा दी। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? आधी रात के बारे में?
यस, लाउड साउंड, ठीक है। आधी रात को जो लाउड साउंड आई उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, अ लाउड साउंड या अ लाउड नॉइज एट द मिडल ऑफ द नाइट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इसी तेज आवाज की बारे में बात हो रही है ना। अ लाउड नॉइज एट द मिडल ऑफ द नाइट स्कैर्ड मी, बहुत तेज आवाज आधी रात को मुझे डरा दी। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। तो अब देखिए, सब्जेक्ट कुड बी मोर देन वन वर्ड, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, बात क्लियर है। बाकी इज रिमेनिंग सब प्रेडिकेट। ठीक है, सो सब्जेक्ट कुड बी सिंगल वर्ड, सब्जेक्ट कुड बी सिंगल वर्ड और इट कुड बी मोर देन वन वर्ड, याद रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट कुड बी सिंगल वर्ड और इट कुड बी मोर देन वन वर्ड। ठीक है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन, प्रोनाउन और ये रहते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बच्चे ये मिस्टेक हमेशा करते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशनिंग होती है, उनके दिमाग में ऐसा फिट हो जाता है कि नहीं एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, एक दो। ठीक है, तो इट कुड बी लॉन्ग आल्सो। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, इन द डेंस फॉरेस्ट लिव्ड अ लायन। डेंस मतलब बेटा, फॉरेस्ट मतलब तो जंगल, डेंस मतलब घना जंगल। इन अ डेंस फॉरेस्ट लिव्ड अ लायन, है ना, शेर। घने जंगलों में शेर रहता था। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, लायन। सो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अ लायन। क्या बन जाएगा, अ लायन, बाद में आ गया। इन द डेंस फॉरेस्ट लिव्ड अ लायन। ठीक, नेक्स्ट। अब आपको ये बात समझ में आ गई, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सब्जेक्ट कुड बी नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट कुड बी वन वर्ड, सब्जेक्ट कुड बी मोर देन वन वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट कुड बी एट द स्टार्टिंग, सब्जेक्ट कुड बी एट द लास्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट ये है। अच्छा, ये तो हुआ डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के बारे में, मतलब एक सिंपल सा वाक्य जो हम डिक्लेरेटिव वाक्य हमने बोला। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जो स्टेटमेंट बताता है, कोई भी चीज हमने बताया या कहा, कोई भी स्टेटमेंट है ना, कोई भी स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जब आपने किसी बात को कहा दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। ये हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस, अभी we will come to know about all the different types of sentence। ठीक है, पर अभी आप ये जान लें, अगर कोई बात कही जा रही है, ठीक है, सिंपली आपसे कही जा रही है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। ठीक है, जैसे द सन शाइन्स इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, कोई स्टेटमेंट आपने जनरल कह दिया। पॉट इज हियर, water is kept in the glass। ठीक है, मैम इज स्टैंडिंग। ठीक है, तो जब आप सिंपल कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड असर्टिव या डिक्लेरेटिव। होप दिस इज क्लियर। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें हम एडवाइस करते हैं। ठीक है, व्हेन वी गिव एडवाइस या सजेशन। ठीक है, एडवाइस, सजेशन या ऑर्डर, ऐसे सेंटेंस जिसमें वी गिव एडवाइस, सजेशन, ठीक है, एडवाइस, सजेशंस और ऑर्डर। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम एडवाइस,
ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंस? सेंटेंस विच गिव्स सजेशंस, ऑर्डर, एडवाइस और ऑर्डर। ठीक है, ये चीज। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। सिट डाउन, लिसन टू मी, कम हियर, गो देयर, फिनिश योर वर्क। ठीक है, ये हम ऑर्डर दे रहे हैं। या टेक मेडिसिन ऑन टाइम, फिनिश योर लंच। ये तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, आप देखिए। चलिए इसमें सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। गो टू स्लीप, सो जाओ। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? इसके बारे में कहा जा रहा है। सोचिए सोचिए। नेक्स्ट, गेट अप, उठिए, सिट डाउन, बैठ जाइए, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पे दवा लीजिए। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस या सजेशन दिए जाते हैं, अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली उसे कंसिडर करना पड़ेगा यू। YOU। ठीक है, क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है? YOU। इंपेरेटिव सेंटेंस में इफ इट इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस, तो आप अपने से कंसिडर करेंगे यू। सब्जेक्ट विल बी यू, आप। ठीक है, सब्जेक्ट विल बी यू। तो अगर लिखा है गो टू स्लीप, व्हाट इज सब्जेक्ट? यू। यू गो टू स्लीप। गेट अप, यू गेट अप। सिट डाउन, यू सिट डाउन। टेक मेडिसिन, यू टेक मेडिसिन। बात समझ में आई? इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, सो सब्जेक्ट इसमें क्या है? बात समझ में आई? यू। ऐसे अच्छा, कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं बेटे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना? जैसे मैं बार बार पूछने लगती हूँ। समझ में आ रही बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? वाई वर यू एब्सेंट? वाई डिड यू केम लेट? व्हाट्स द मैटर? कुछ भी, एनीथिंग। तो जब हम कोई चीज इंटेरोगेट करते हैं, कुछ पूछ रहे हैं, है ना, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न वाले जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य, उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? पुलिस इंटेरोगेट करती है ना, इंटेरोगेशन होता है प्रश्न उत्तर। इंटेरोगेट, पुलिस आज इंटेरोगेशन करेगी, प्रश्न उत्तर करेगी। ठीक है, सो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैम क्यों पढ़ाने लगी? मैम इसलिए पढ़ाने लगी कि यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ पे है ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने क्या कहा? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले भी हो सकता है, सब्जेक्ट बाद में भी हो सकता है ना? इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट इफ इट इज गिवन देन इज वेल ओके, नहीं है तो सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैक्सिमम क्या होता है बेटे कि जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। पहले बात को समझिए फिर बोर्ड देखिए। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस पे जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, आई रिपीट, सब्जेक्ट बीच में होता है। किसके? हेल्पिंग और मेन वर्ब के। ठीक है, चलिए लेट्स सी। इज देव स्टडिंग? क्या देव पढ़ रहा है? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या थे? हमने बताया हुआ है। is, am, are, was, were, will be, shall be, do, does. ठीक है, these are helping verb. is, am, are, was, were, will be, shall be. ठीक है, so और बाकी एक्शन वर्ब जो है मेन वर्ब। देखिए, is देव स्टडिंग? क्या देव पढ़ रहा है? हमने प्रश्न पूछा, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया? जैसे हमने प्रश्न में बदला उसे क्या हो गया? ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, दिस इज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। स्टडिंग क्या है? मेन वर्ब।
इनके बीच में क्या बैठा है? सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? देव इज अ सब्जेक्ट. बात समझ में आ गई? तो सब्जेक्ट इज इन बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब. बात समझ में आ गई ना? चलिए दूसरा देखते हैं. डू यू नो हाउ टू कुक? क्या तुम्हें पता है कैसे खाना बनाते हैं? डू यू नो हाउ टू कुक किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में. यू इज अ सब्जेक्ट. ये देखिए यू यहां सब्जेक्ट है. अब इसके अगल बगल देखते हैं. डू यू नो हेल्पिंग वर्ब. डू हेल्पिंग वर्ब. नो आता है क्या? इज अ मेन वर्ब. सो डू यू नो हाउ टू कुक. यू इज अ सब्जेक्ट. किसके बीच में है? हेल्पिंग एंड मेन वर्ब. सो दिस इज. Was विकास सिंगिंग yesterday? क्या विकास कल गाना गा रहा था? विकास इज किसके बारे में बात हो रही है? विकास के बारे में. तो विकास इज इन मिडल. किसके बीच में होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब. क्या है? was. हेल्पिंग वर्ब है. सिंगिंग मेन वर्ब है एंड सब्जेक्ट इज इन बिटवीन. बात समझ में आ गई? होप आपको बातें समझ में आ गई. आज का लेक्चर लेट्स रैप अप फटाफट. ठीक है. सेंटेंस ऑलवेज हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आई रिपीट, टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जिस चीज के बारे में सब्जेक्ट बात कर रहा है, जिस चीज के बारे में बता रहा है, दैट इज सब्जेक्ट, और जो बाकी चीज है दैट इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मेनली नाउन और प्रोनाउन होता है. ओके. और सब्जेक्ट कुड बी सिंगल वर्ड और कुड बी मोर देन वन वर्ड. ठीक है. और सब्जेक्ट स्टार्टिंग में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है. एंड इन केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, इन केस ऑफ सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर, इनको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. तो इसमें क्या है? आपका सब्जेक्ट विल बी यू. एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट किन दोनों बीच में फंसा हुआ है? हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में दोनों फंसे हुए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मीन्स पार्ट ऑफ सेंटेंस. होप यू एंजॉयड द वीडियो. Please do like and comment, and please do let me know if you are having any doubt, homework. You have to tell me what is subject and what is predicate in this sentence. Birds are flying together. Birds are flying together. Elephants are in the pool. ठीक है. Elephants are in the pool. Birds are flying. ठीक है. Please do comment in comment section and enjoy. Bye bye.